हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और बच्चों, आ गए हैं हम हमारे अल्टरनेटिंग करंट के नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं ओनली प्योर रजिस्टिव सर्किट के बारे में। तो आज उसी को हम आगे इंक्रीज करेंगे और आज हम बात करेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट पर। जब हम ऐसी सर्किट से प्योर इंडक्टिव मीन्स इंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं तो हमें क्या क्या कंडीशंस, ईएमएफ कितना मिलता है, करंट कितना मिलता है, रिएक्टेंस हमें कितना मिलेगा, वो आज सारी कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं। और साथ ही हम बनाएंगे उसका वेव डायग्राम, उसके फेज डायग्राम के साथ साथ। तो आज ये सारी कैलकुलेशन हम बात करेंगे इंडक्टिव सर्किट पर। चलिए, तो बने रहें आप हमारे साथ और शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें हम जा रहे हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट पर। तो सबसे पहले बच्चों, हमें इसके अंदर एक इंडक्टर कनेक्ट करनी है। हमने एक अल्टरनेटिंग सर्किट से उसके अंदर एक एसी सोर्स हमने फिट किया और एसी सोर्स के साथ हमने ये इंडक्टर यहाँ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये एसी सोर्स से जो आपकी अप्लाइड वोल्टेज होगी वो होगी वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से ये वोल्टेज वी हम अप्लाई करते हैं, इससे इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो होगी। आई फ्लो होने से ये कॉइल अपने अंदर एक बैक ईएमएफ यहाँ क्रिएट करेगी जो हमारी मेन करंट को अपोज भी करता है। देन ये करंट हमारी फ्लो होते हुए वापस यहाँ मिल जाती है। तो हम देखते हैं कि इस तरह से हमें एक क्लोज लूप मिल जाता है। और अगर यहाँ हम ये लूप बनाते हैं तो इस सर्किट के अंदर हमें दो एलिमेंट मिलते हैं, एक खुद इंडक्टर और दूसरा आपका ये सोर्स जो कि आपकी अप्लाइड वोल्टेज यहाँ से गिवन करता है। तो जब भी आप वी वोल्टेज लगाते हैं, करंट आई फ्लो होने से इसके दोनों एंड्स के बीच एक वोल्टेज वी एल यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। क्लियर है? चलिए, तो क्लियर है। तो हम देखते हैं कि जो इंडक्टिव सर्किट है इसमें हम लगाते हैं किरचॉफ वोल्टेज रूल बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केवीएल हम इसमें अप्लाई करते हैं और केवीएल के अकॉर्डिंग किरचॉफ का कहना है कि एक क्लोज लूप लीजिए आप और उसकी नेट पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए हर एक एलिमेंट के बीच। तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस हमको हर एलिमेंट के अक्रॉस मिलने वाली है वो नेट पोटेंशियल हमारे यहाँ पर कांस्टेंट हो जाती है। ओके, मींस जीरो है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स, यहाँ हमने वोल्टेज अप्लाई किया V, इसके अंदर क्रिएट हुई हमारी ईएमएफ कितनी E, ऑपोजिट टू करंट है, इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। सो V माइनस ये ईएमएफ कितना होगा L इंटू डी आई बाय डी टी इज इक्वल टू जीरो। इसको उठा के इधर ले आओ। सो V माइनस V इक्वल टू L इंटू ये हमको मिल जाता है डी आई डिवाइडेड बाय डी टी। ओके, L को डिवाइड में भेजते हैं और डी टी को इस तरफ लाते हैं, तो ये हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू वी अपॉन एल इंटू डी टी। क्लियर है? डी टी को इधर लाओ, L को डिवाइड में ले गए, तो इक्वेशन हमारा ऐसा यहाँ मिल जाता है। हमको करंट का इक्वेशन चाहिए, तो करंट के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ V बाय L डी टी। और ये वोल्टेज कितनी है, इंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई की गई वोल्टेज V, ऐसी सोर्स से हमने इतना अप्लाई किया है। यहाँ से इधर इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैंसिल I और यहाँ पर V का वैल्यू हम पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय L इंटू डी टी। V अपॉन L कॉन्स्टेंट क्वांटिटी बाहर निकाल लें, V नॉट बाय L इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी जो हमें मिलता है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो V नॉट बाय L, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे उससे पहले हमें इसके एंगल का करना पड़ेगा ओमेगा टी का, तो ये ओमेगा चला जाएगा डिवाइड में। अब हम करते हैं साइन का इंटीग्रेशन, तो साइन का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस और ये ओमेगा टी फेस एज इट इज। क्लियर है? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर हमें मिला है रिजल्ट में, आप देखें तो ये वी नॉट डिवाइड बाय ओमेगा इंटू एल। वी नॉट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगी, ओमेगा इंटू एल
ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है आपकी ओमेगा, और एल यहाँ पर है हमारी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। ये दोनों मिलकर यहाँ पर रास्ते में ऑपोजिशन क्रिएट करेंगे, तो ये दोनों हमारे कहलाएंगे यहाँ पर क्या, इसके क्या कहलाएंगे हमारे, अच्छा चलिए ये दोनों यहाँ पर हमें जो वैल्यू गिवन कर रहे हैं वो हमें करंट की पीक वैल्यू गिवन करने वाले हैं। वोल्टेज डिवाइड बाय ये दोनों मिलकर रास्ते का रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के। तो ये रेजिस्टेंस है, इसका डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, वोल्टेज में, तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये करंट का हो गया आपका पीक वैल्यू। ओके, सो इसको यहां लाए, सो वी नॉट डिवाइड बाय आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एल। अब वोल्टेज बाय करंट करेंगे हम, तो हमको मिलेगा रास्ते में क्या, रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर इस इंडक्टर के थ्रू अप्लाई हो रहा है। हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ हमारे पास इंडक्टर है, ये भी करंट को अपोज करेगी, तो इसके रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर एक्स एल से, और ये एक्स एल यहाँ पर कहलाएगा रिएक्टेंस ऑफ कॉइल। सो एक्स एल इज रिएक्टेंस ऑफ कॉइल। सो दिस एक्सएल इज इक्वल टू कितना मिला आपका, ओमेगा एल। क्लियर, चलिए तो यहां पर ये सब मिलकर हमारे करंट की क्या हो गई, पीक वैल्यू। तो जो करंट का इक्वेशन हमको मिलेगा यहां से, वो हमको मिला माइनस आई नॉट कोस ओमेगा टी। अब ये जो फेज है, इस फेज की हमें कंपैरिजन करनी है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो वोल्टेज के साथ जब हम फेज की बात करेंगे करंट की, ये कॉस में है, ये साइन में है, इसे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, साइन में। तो I इज इक्वल टू, इसको हम कन्वर्ट करते हैं माइनस अपनी प्लेस पर आई नॉट, और इसको हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, साइन 90 माइनस थीटा। ये माइनस को अंदर भेज दें हम, क्योंकि साइन में जब थीटा माइनस में होता है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। ये उल्टा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, माइनस साइन थीटा है तो इसको आप साइन माइनस थीटा कर सकते हैं, तो यहाँ माइनस लगाते हैं। सो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, जैसे माइनस अंदर गया ये माइनस वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, इसको लिखे हम आगे, और 90 माइनस का हो गया, इसको लिखा हमने पीछे। सो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। और दोनों हमने साइन में कन्वर्ट कर लिए हैं, ये वोल्टेज का इक्वेशन है और ये हमारी फ्लोइंग करंट का इक्वेशन है जो सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम इस सर्किट का ये रिएक्टेंस भी कैलकुलेट कर चुके हैं। सर्किट का रिएक्टेंस कितना होगा, तो रास्ते में ये कॉइल हमारा इतना रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, ये रिएक्टेंस हमको यहां से मिल जाती है। ओके, चलिए फेज डिफरेंस की कंपैरिजन कर लेते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच कितनी फेज की डिफरेंस है। सो फेज डिफरेंस, वोल्टेज हमारे पास है V नॉट साइन ओमेगा टी पर, और करंट हमारे पास है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो जो फेज का डिफरेंस बात करेंगे तो हम ओमेगा टी से माइनस कर ले किसको, ओमेगा टी माइनस 90 को, इसे माइनस जब करेंगे तो फेज डिफरेंस हमको मिलेगा 90 डिग्री। सो वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज का डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस आपको मिल रहा है कितना, 90 डिग्री। मीन्स वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे से कितनी की फेज पर मिलेंगे, आपको 90 के फेज पर मिलेंगे। पिछली क्लास में हमने ओनली रजिस्टिव की बात की थी, तो वोल्टेज जितने फेज पर था उतने ही फेज पर इलेक्ट्रिक करंट भी हमको मिली थी, दोनों सेम फेज पे थे। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आपकी वोल्टेज की वैल्यू 90 डिग्री है, 90 के फेज पर अगर आपकी वोल्टेज है, ये वोल्टेज अगर 90 के फेज पर है तो यहाँ 90 पुट करें, 90 माइनस 90, करंट कितने फेज पर होगा, वोल्टेज अगर 90 पर तो करंट आपका 0 फेज पे होगा।
करंट हमारी जीरो फेज पर मिलेगी। इसका मतलब है यहां पर वोल्टेज लीड कर रहा है, किससे? हमारी करंट से। करंट जिधर होगा उससे 90 डिग्री आगे कौन होगा? आपका वोल्टेज। ये वोल्टेज और ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों में ये फेज डिफरेंस हमको 90 डिग्री का यहां से मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलो इसके बेसिस पर हम इसका बनाते हैं ग्राफ। तो यहां हम ये कह सकते हैं वोल्टेज लीड्स बाय 90 डिग्री टू करंट। ओके, सो अवर वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री से बाय करंट। तो बनाते हैं फेज डायग्राम। ये एक्स एक्सिस लिया हमने, ये वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं टी और यहां से वोल्टेज हम लेते हैं, ये हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज का पीक वैल्यू यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है। अब वोल्टेज टाइम के साथ कितना फेज पर है? ओमेगा टी के फेज पर है। ओके, और करंट यहां से 90 डिग्री कैसा है? लेक्स है, तो 90 डिग्री पीछे ले जाना पड़ेगा आपको। इस तरफ इधर ले जाएंगे तो आगे हो जाएगा, हमको कहां जाना पड़ेगा? पीछे की तरफ। तो यहां से 90 डिग्री ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। थोड़ा सा इसका कर्व छोटा रखना, क्योंकि करंट है, रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इसकी स्मॉल हो जाती है इसकी कंपैरिजन में। तो ये हमको ग्राफ मिलेगा यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच। इसको सिंपल बनाए हम, तो करंट को लेते हैं एक्स एक्सिस पर आई, और वोल्टेज को ले हम वी एल पर। ओके, तो मैक्सिमम केसेस में हम लोग इस वाले ग्राफ का ही यूज करेंगे। ये यहाँ पर जो फेज दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री का फेज मिलेगा। करंट से वोल्टेज 90 डिग्री पर क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। पिछली क्लास में आई और वी आर दोनों सेम फेज पर थे, एक ही लाइन पर हमने उन्हें रिप्रेजेंट किया था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर वोल्टेज आपका 90 डिग्री से लीड करने वाला है। क्लियर है? तो इस तरह से जो डायग्राम हमको मिलता है, इस डायग्राम को हम बोलते हैं फेज डायग्राम। ओके, या फेजर डायग्राम। एग्जाम्स के अंदर आपको जरूर पूछेंगे इस तरह के क्वेश्चंस कि एक किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से हमने इंडक्टिव सर्किट इंडक्टर को कनेक्ट किया है, देन फाइंड आउट फेज डिफरेंस, फेजर डायग्राम, इक्वेशन फॉर करंट, वेव डायग्राम। ये सारे क्वेश्चंस कई बार बोर्ड्स के अंदर पूछे गए हैं, तो इन पर विशेष ध्यान रखें आप लोग, किस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें कंप्लीट करना है। क्लियर है आप सभी को यहां से? तो फेज डिफरेंस हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं इसके वेव डायग्राम पर। सो वेव डायग्राम बनाते हैं इसका। तो यहां पर हम वोल्टेज को लेते हैं अब जीरो फेज से। ये हमारा पाई बाई टू मीन्स 90 डिग्री, पाई 180 डिग्री, 3 पाई बाई टू 270, देन पाई सॉरी 2 पाई 360 डिग्री। ये वन साइकिल का फेज हमने यहाँ बनाया है। तो जब वोल्टेज जीरो है, जब फेज जीरो है तो वोल्टेज भी कितना? जीरो। जब फेज 90 तो वोल्टेज वी नॉट, इस पर वोल्टेज वी नॉट हो गया। जब 180 की बात करेंगे अपन, तो 180 पर फिर से कितना हो जाएगा? ये जीरो। ओके, 180 पर जीरो, फिर 270 पर जाएंगे माइनस में मैक्सिमम, ये माइनस में मैक्सिमम, और यहाँ 360 पुट करेंगे तो वापस से कितना हो जाएगा? जीरो। इस तरह से ये वोल्टेज हमारा हो गया। वोल्टेज का वेव डायग्राम हमने बना लिया। जब आपकी वोल्टेज जीरो फेज पर थी तो यहाँ जीरो पुट करें, ये कितना आएगा? साइन माइनस 90, और साइन माइनस 90 इक्वल टू माइनस साइन 90 हो जाता है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 मीन्स माइनस आई नोट। तो ये माइनस आई नोट जाना पड़ेगा हमको यहाँ पर, ये है माइनस आई नोट वैल्यू। जब वोल्टेज जीरो है, करंट है आपका माइनस आई नोट पर। ओके, अब 90 पर जाते हैं, तो 90 यहाँ पुट करेंगे, 90 माइनस 90 जीरो, तो आई इक्वल टू साइन जीरो, जीरो हो जाएगा। तो 90 पर करंट का फेज हमारा कितना हो गया है? जीरो। 180 पर जाएंगे तो 180 यहाँ पुट करेंगे, माइनस 90 करेंगे तो 90 मिलेगा, साइन 90 इक्वल टू 1, आई नोट पॉजिटिव हो जाएगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 180 पर। ठीक है, देन अगेन 270 पुट करेंगे तो करंट की वैल्यू फिर से कितनी हो गई? जीरो। 270 माइनस 90 बचा 180, साइन 180 इक्वल टू जीरो। देन लास्ट
360 जब पुट करेंगे, 360 में से -90 करेंगे तो 270 पर वैल्यू करंट की फिर से कितनी हो जाएगी, नेगेटिव। ये है हमारी करंट का डायग्राम, करंट के लिए वेव डायग्राम। तो इस तरह से ये येलो लाइन वोल्टेज के लिए और ये व्हाइट लाइन हमारी किसके लिए होगी, करंट के फेज के लिए, उसका वेव डायग्राम हमको मिल जाता है। ठीक है सभी के लिए। चलिए तो थोड़ा सा हम फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी देख लेते हैं। सो फ्रीक्वेंसी सी पे आते हैं हम लोग। सो अभी हमने बात की है एक्सएल इक्वल टू क्या बढ़ते हैं हम लोग, ओमेगा इंटू एल। जो रेजिस्टेंस है वो ओमेगा इंटू क्या मिल जाएगा हमको, सेल्फ इंडक्टेंस एल। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही हमारी इंडक्टर क्या करती है, रेजिस्टेंस अप्लाई करती है। तो एक्सएल इक्वल टू मिल गया हमको ओमेगा एल। अगर हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करें तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एल। जनरली ओमेगा इक्वल टू हम 2 पाई बाय टी कर सकते हैं, और बाय में टाइम है तो उसको हम कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू क्या मिल जाएगा हमें, एल। अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ एक्सएल के साथ बात करें तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी वैसे वैसे एक्सएल भी क्या हो जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट उसके लिए एक्सएल भी कितना हो जाएगा, हाईएस्ट। जब फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो एक्सएल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली यही एक्सएल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर भी डिपेंड करता है। इसके लिए भी हमको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, ओमेगा को इंक्रीज करते जाएं, यहाँ पर एक्सएल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते चले जाएगा। क्लियर है। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी अगर हम यहां पर लेते हैं, मान लो डीसी करंट लेते हैं, सो डीसी करंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है। तो फ्रीक्वेंसी 0 पुट करेंगे हम यहां पर तो एक्सएल भी कितना मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। ओके। तो डीसी करंट का जो रिएक्टेंस हमको मिल रहा है वो कितना है, 0। मतलब डीसी करंट को अपने अंदर बहुत आसानी से ये इंडक्टर फ्लो होने देती है, ये कोई भी अपोजिशन रास्ते में क्रिएट ही नहीं करती। आप सबने स्टडी किया है कि जब भी आप करंट को फ्लो करवाओगे हमारी कॉइल के अंदर तो अपना बैक ईएमएफ बनाएगी। लेकिन यहाँ पर करंट कौन सी है, डीसी करंट। बैक ईएमएफ कब बना रही है, जब आप वेरिएबल करंट क्या करेंगे, इसमें फ्लो कराएंगे। और वेरिएबल करंट कौन सी होती है आपकी, अल्टरनेटिंग करंट। वो बार बार क्या करती है, फ्लक्स का चेंज कराने से उसके सामने अपोजिशन लगाती है। लेकिन डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी 0 है, उसके लिए जो रिएक्टिव रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाता है, 0। सो रिएक्टेंस फॉर डीसी करंट इज 0। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करेंगे तो जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतना ज्यादा क्या करेगा, ये अपोजिशन अप्लाई करेगा। सो हियर रिएक्टेंस इज वेरी हाई फॉर एसी करंट। अल्टरनेटिंग करंट के लिए ये काफी हाई होता है, लेकिन डीसी करंट के लिए यही इंडक्टर, यही रेजिस्टेंस हमारा 0 हो जाता है। तो ये एसी को ब्रेक करता है, रोकता है, लेकिन डीसी को अपने अंदर अलाउ करता है। एसी को अलाउ कभी नहीं करता हमारा इंडक्टर, इसीलिए इसका यूज हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को कम करने के लिए। क्लियर है। तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सएल ग्राफ हम लोगों ने यहां पर फाइंड किया है, इसको डिस्कस किया है। देन हमने रिएक्टेंस के बारे में कैलकुलेट किया है कि इंडक्टर कौन सी करंट को रोक सकता है और कौन सी करंट को यहां पर नहीं रोक सकता है। तो लगभग हमारी सारी हर एक क्वांटिटी की हम डिस्कस इंडक्टिव सर्किट पर कर चुके हैं, है ना। वोल्टेज का इक्वेशन निकाल लिया हमने, करंट का इक्वेशन भी कैलकुलेट कर लिया हमने, इससे हमने इसका रिएक्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया। देन हमने इसका फेज डायग्राम बना लिया और फेज कंपैरिजन करके इसका वेव डायग्राम, देन इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पर और सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। अ प्योर इंडक्टर ऑफ L इक्वल टू 0.2 हेनरी, L हमको गिवन है 0.2 हेनरी, इज कनेक्टेड टू एन एसी
सोर्स जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमको गिवन है 200 साइन 100 पाई टी, ये अप्लाइड वोल्टेज है आपकी। तो फाइंड करना है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, हमको पीक वैल्यू आई नॉट भी फाइंड करना है, देन आरएमएस वैल्यू ऑफ IRMS ये भी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का कंपैरिजन कर लेते हैं, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से। तो V नॉट हमको मिल जाती है यहां से 200 वोल्ट और ओमेगा हमको मिल जाता है कितना 100 पाई। ये दो वैल्यू तो हमको इसी इक्वेशन से यहां से मिल जाती है। अब XL कैलकुलेट करना है, सो XL इज इक्वल टू ओमेगा L। सो XL इज इक्वल टू ओमेगा यहाँ पर है 100 पाई और L यहाँ पर गिवन है कितना 0.02, मल्टीप्लाई करते हैं। सो XL इज इक्वल टू 100 इंटू 0.2 करेंगे, रिजल्ट में कितना मिल जाएगा अपने को 20.0 पाई, मीन्स XL इज इक्वल टू 20 पाई। और अगर आप पाई की वैल्यू भी पुट करते हैं तो 20 इंटू 3.14, इसका डबल कर ले 628, ये 0 पॉइंट लगेगी 2 डिजिट के बाद। तो XL इज इक्वल टू हमको मिलेगा 62.80 ओम। तो XL भी हमें कितना मिला 62, इसका यूनिट भी कितना होगा हमें, इसका यूनिट वही होगा जो रेजिस्टेंस का होता है। रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम ओम का यूज करेंगे, तो ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, इसको भी हम किससे कैलकुलेट करेंगे, ओम के फॉर्म में ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंस। देन पीक वैल्यू ऑफ करंट हमको फाइंड करनी है। अब पीक वैल्यू फाइंड करने के लिए आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन XL, इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस। सो पीक वैल्यू वोल्टेज है यहाँ पर 200 और डिवाइड बाय रिएक्टेंस हम ले हैं, तो यहां से या तो आप पाई में ले लें 20 पाई, या फिर हम इसको सीधा सीधा यही रख देते हैं 62.8। ओके चलिए, तो यहां से 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको, ये 100 हो जाएगा और इसको कैंसिल किया जाता है 31.4, 2 से फिर से कैंसिल कर देते हैं तो ये हमको मिलता है 15.7 इंटू ये 50। सो आई नॉट इज इक्वल टू 15, इसको अप्रोक्स 16 कंसिडर कर लो, 16 का डिवाइड करेंगे 48 में तो 16 तो 32, 48, 16 3 48.2 बच रहा है, 2 मीन्स 20 मीन्स 15, 16 का 1 टाइम चले ही जाएगा, तो 3.1 एम्पियर ये इलेक्ट्रिक अप्रोक्सीमेट 3.1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट हमको यहां से मिल जाती है, क्योंकि हमने इसको अप्रोक्स 16 ले लिया यहाँ पर। पीक वैल्यू आ चुकी है IRMS, सो IRMS वैल्यू पीक वैल्यू का √2 में पीक वैल्यू में √2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको RMS वैल्यू मिलेगा। सो पीक वैल्यू हमारा है 3.1 डिवाइड बाय कितना 1.4, अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू 1.5 लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, इसको कैंसिल करो तो 2 टाइम कम से कम चले जाएगा। तो IRMS वैल्यू 2 एम्पियर अप्रोक्सीमेट हमको मिल जाती है, अप्रोक्स करके निकाल लिया हमने, 0.1 हमने 31 का छोड़ दिया। ओके डन, चलिए सारी कैलकुलेशन हो गई, इंडक्टिव रिएक्टेंस, पीक वैल्यू और RMS वैल्यू तीनों हम यहां पर कैलकुलेट कर लिए हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। F50 मिली हेनरी, मिली हेनरी जहां पे गिवन हो वो है सेल्फ इंडक्टेंस 50 मिली हेनरी, मिली हेनरी मीन्स 50 इंटू 10⁻³ हेनरी, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस है। अ प्योर इंडक्टर इज कनेक्टेड टू ऐसी सप्लाई RMS वोल्टेज, RMS वोल्टेज आपको गिवन कर रखी है उसने 110 वोल्ट, 110 वोल्ट ये V का RMS वैल्यू गिवन है, एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको कितनी 50 हर्ट्ज। सीधा सीधा उसने कौन सी वैल्यू दी हमको, RMS वैल्यू यहां पर गिवन की है वोल्टेज की। ओके देन फाइंड XL, सो XL हमको फाइंड करनी है,
और एक्सएल के लिए हमको जाना होगा ओमेगा इंटू एल पर, और ओमेगा यहाँ पर होगा 2 पाई एफ इंटू एल। दिस इज एक्सएल। 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ये 50 इंटू इंडक्टेंस है 50 इंटू 10⁻³ हेनरी, सो 50 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 का 5 से क्या 25, 25 का 3 से क्या 75, 75 का हम डबल करते हैं तो 150, ये हो गया 150.14 छोड़ दिया हमने, इंटू 10⁻³ कितना -3। अब यहाँ पॉइंट लगाएं हम और इसको 1.50 करें तो यहाँ पर 10⁻² से और डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, पॉइंट हम कहाँ ले जा रहे हैं, लास्ट में था, 2 डिजिट उसको आगे लेकर गए हम, तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा, 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो इसमें कितना आ जाएगा, ये 1.5 इंटू 10⁻⁻1 अप्रोक्सीमेट 0.15, सो एक्सएल इज इक्वल टू 1.5 ओम। डन, ये एक्सएल मिलता है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आई का आरएमएस वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, आई आरएमएस इक्वल टू होगा हमारा आई नॉट डिवाइडेड बाय √2, ये हमको फाइंड करना है। अब आई आरएमएस को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा, हमें क्या गिवन है, बाकी वी आरएमएस वैल्यू यहाँ पर गिवन है। ओके, अगर वी आरएमएस यहाँ पर गिवन है तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि आई आरएमएस फाइंड करने के लिए हमें आई का पीक वैल्यू रिक्वायर्ड होगा, तो सीधा सीधा हम पीक वैल्यू से, अच्छा इसको आरएमएस वी आरएमएस फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। सो वी आरएमएस इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, सो पीक वैल्यू ऑफ करंट वी आरएमएस इंटू √2, तो वी नॉट इज इक्वल टू वी आरएमएस हमारे पास 110 वोल्ट है इंटू √2, ये पीक वैल्यू आ गई हमारी करंट हमारे वोल्टेज की। तो करंट का पीक वैल्यू कितना, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय एक्सएल, ये 110 √2 डिवाइड बाय एक्सएल, एक्सएल हमारे पास है, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया है, चलो 0.15 0.15 लेते हैं, ठीक है। तो ये करंट का पीक वैल्यू हमें मिल गया, और ये करंट का पीक वैल्यू सीधा सीधा यहाँ पुट कर देंगे तो आपको आरएमएस वैल्यू गिवन हो जाएगा, वो है 110 √2 डिवाइडेड बाय 0.15, और यहाँ भी डिवाइड हो रहा है कितने से, √2 से, √2 कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे तो 20 यहाँ लगा देंगे हम, ऐसे नहीं, यहाँ से 100, ये पॉइंट हटा दिया हमने। 15 को कैंसिल करेंगे 5, ये 20, इसको कैंसिल किया कितना आया 4, ओके 4 कैसे आया, 15 3 होगा ना, नहीं 5 3 15, 3 आएगा यहाँ पर। हमने 5 से कैंसिल किया, ये 20, और इसको कैंसिल किया कितना आया 3 से इसको कैंसिल किया, 3 3 9 20, तो 3 6 18, ओके 20 हुआ, 3 6 18.2 बच रहा है, 366 मान लो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लें। सो आई आर एम एस इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये 0 है, ये पॉइंट लग गया, 2 6 12, फिर ये 13, और ये 2 3 6 एम्पियर। दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एन इंडक्टर एल इज इक्वल टू 80 मिली हेनरी, इंडक्टर हमारे पास है 80 मिली हेनरी वाला, मीन्स 80 इंटू 10⁻⁻⁴
-3 हेनरी कनेक्टेड अक्रॉस अ साइनसोइडल सोर्स V इज इक्वल टू वैल्यू है 120 साइन 400 पाई टी वोल्ट। फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस XL फाइंड करना है, तो XL इक्वल टू तो क्या होगा आपका ओमेगा L। अब ओमेगा हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन यहां से हम कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पीक वैल्यू 120 और आपका ओमेगा 400 पाई, तो ओमेगा ये 400 पाई इंटू एल की वैल्यू है आपके पास 80 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर लें 8 4 जा, अच्छा ये 1 2 3 0 से ये 3 कैंसिल, 8 4 जा 32 पाई ओम। ये आ गया एक्सएल, पाई की वैल्यू करके पुट करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट क्या होगा वी नॉट अपॉन एक्सएल, और वी नॉट 120 है बाय एक्सएल, एक्सएल है आपका 32 पाई, ठीक है, कैंसिल करके इसको भी सॉल्व कर ले। देन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट IRMS इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। तो पीक वैल्यू ये रहा 120 डिवाइड बाय 32 पाई इंटू 1/√2, ये है हमारा आरएमएस वैल्यू सर्किट के अंदर, ठीक है। कैंसिल करें तो कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कैंसिल करें तो ये 4 से कैंसिल किया तो ये 30, 4 3 तो 30 12 30, और 4 से कैंसिल किया तो 4 8 जा ये पाई, पाई को हम 3.14 लें तो पाई से ये कैंसिल 10 बच रहा, 2 से कैंसिल क्या है 5, ये 4, ओके, ये 1.5 और 1.5 को हम चलो 4 से मल्टीप्लाई करते तो 60। सो IRMS इज इक्वल टू ऊपर बच रहा है 5, 4 का 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 6.0 मतलब 6, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 8 जा 48 और 2 बच रहे हैं तो 20, और 20 में हम 6 से करेंगे तो 6 3 जा चलते जाएगा। IRMS वैल्यू 8.33 एम्पियर, ये आपको IRMS वैल्यू करंट की मिल जाती है। क्लियर है सभी को सारे क्वेश्चन? तो आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पर एंड। आज हमने बात की है प्योर इंडक्टिव सर्किट पर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो लेक्चर। अगर आपकी कोई डाउट या कोई नया टॉपिक आप चाहते हैं कि इसको एक्सप्लेन किया जाए तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर, एक नए प्रिपरेशन के साथ, जहां हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओनली प्योर कैपेसिटिव सर्किट पर। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें।